Hello friends, welcome to my channel The Easy Gate. I am Rahul Gupta. If you are new to my channel, please subscribe, share and like video. Don't forget to press the bell icon to get the latest update and provide your valuable comments. हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इजी गेट। तो हम नेटवर्क सीरीज स्टार्ट कर चुके थे और नेटवर्क सीरीज में हमने मेन टॉपिक जो था वो था एसी सर्किट हम स्टार्ट कर चुके थे। और पिछले दो लेक्चर में हमने यही देखा है कि सबसे पहले हमने देखा था कि एसी सिग्नल है क्या, उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर की कैलकुलेशन कैसे होती है, उसका फेजर कैसे निकल के आता है, उसको हम टाइम डोमेन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसमें फेज क्या होगा, उसको लैग कैसे बोलेंगे, उसको लीडिंग कैसे बोलेंगे। ये सारी चीजें हमने छोटी छोटी जो बेसिक चीजें थी वो हमने पिछले दो लेक्चर में पढ़ ली हैं। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था उसकी आरएमएस वैल्यू और उसकी एवरेज वैल्यू की आरएमएस वैल्यू क्या शो करती है, एवरेज वैल्यू क्या शो करती है, उनके क्या फॉर्मूले होते हैं। तो आई होप आपने वो वाले लेक्चर देखे होंगे और वो वाले लेक्चर आपको बेसिक क्लियर हुआ होगा कि एसी सर्किट का बेसिक क्या है, क्योंकि अगर आपने वो बेसिक सीख लिया तो एसी सर्किट में आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अब आज का जो लेक्चर है, आज का लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपने नेटवर्क सर्किट में होती क्या क्या है। मैंने सबसे पहले बताया था कि अपने सर्किट में कुछ सोर्सेस होते हैं, वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, और साथ में आर एल सी एलिमेंट होते हैं, रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर। हमने देखो सोर्सेस तो देख लिए कि किसी सोर्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसका टाइम डोमेन क्या होगा, उसका फेजर क्या होगा, उसका रेक्टेंगुलर फॉर्म क्या होगा, ये सारी चीजें हमने देख ली। सेम चीज हमें देखनी है रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर के लिए। कि रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर के लिए अगर मैं बात करूं, एक सिंपल सी बात करता हूं। जब हम डीसी पढ़ रहे थे तो हमने डीसी के लिए तीन चीजें पढ़ी थी। मैं यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफली इंट्रोडक्शन देता हूं कि जब हमने डीसी में पढ़ा था तो डीसी में हमने तीन लॉ पढ़े थे। रजिस्टर के लिए था वोल्टेज करंट इक्वेशन थी, V इक्वल टू आई आर। इंडक्टर के लिए था V इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। और कैपेसिटर के लिए था I इक्वल टू वन अपॉन आई इक्वल टू सी डीवी बाई डी टी। आई इक्वल टू सी डीवी बाई डी टी, ये चीज हमने पढ़ी थी। ठीक है, तो ये चीज थी हमने डीसी में पढ़ ली थी। जब हमने डीसी पढ़ा था तो हमने ये चीजें देख ली थी कि वोल्टेज करंट इक्वेशन ये होती है। तो देखो हमें क्या करना है, जब हम डीसी के लिए पढ़ रहे थे तो अपने पास इक्वेशन ये वाली होती थी, बी इक्वल टू आई आर, बी इक्वल टू आई आर। बट जब हम एसी पढ़ेंगे तो अपने पास इक्वेशन कुछ ऐसी होगी। जब हम एसी पढ़ेंगे तो वोल्टेज इक्वल टू करंट इंटू इम्पिडेंस। जहां जहां पे रेजिस्टेंस यूज हुआ था, जहां जहां पे रेजिस्टेंस यूज हुआ था वहां वहां पे इम्पिडेंस यूज होगा, इम्पिडेंस जेड यूज होगा। तो बेसिकली आज के लेक्चर में हम यही निकाल रहे हैं कि रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर के लिए उसका करस्पॉन्डिंग इम्पिडेंस क्या होगा। क्या वो इम्पिडेंस उसका कॉम्प्लेक्स है या फिर इमेजिनरी है। हमें हमें यही चीज देखनी है कि रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर के करस्पॉन्ड उसका इम्पिडेंस क्या आएगा। इम्पिडेंस आने का मतलब ये हो गया कि जब भी आपको रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर दिए जाएंगे सर्किट में, तो आपको उस रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर को उसके करस्पॉन्डिंग इंपिडेंस से रिप्लेस करना होता है। तो उसका इंपिडेंस कितना होगा। इंपिडेंस की यूनिट ओम ही होती है, जैसे रेजिस्टेंस की होती है ऐसे इंपिडेंस की यूनिट भी क्या होती है, ओम होती है। तो अगर आपको रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर दिए हैं तो आपको उसके करस्पॉन्डिंग इंपिडेंस से रिप्लेस करना होगा। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि उनका इंपिडेंस क्या होगा। अगर रजिस्टर लगा है तो उसका इंपिडेंस क्या होगा, इंडक्टर लगा है तो उसका इंपिडेंस क्या होगा, कैपेसिटर लगा है तो उसका इंपिडेंस क्या होगा। ठीक है, सेकेंड थिंग, उनकी वोल्टेज करंट इक्वेशन क्या होगी, ये चीज भी हमें जाननी है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रजिस्टर के लिए। तो मान लेते हैं एक एसी सोर्स है, एक एसी सोर्स है बीटी, जिसको हमने एक रजिस्टर के साथ लगाया है। अभी हम अलग अलग पढ़ रहे हैं, रजिस्टर का बिहेवियर अलग देखेंगे, इंडक्टर का अलग देखेंगे और कैपेसिटर का अलग देखेंगे। फिर हम मिक्स सर्किट पढ़ेंगे, एलसी सर्किट, आरएल सर्किट, आरसी सर्किट, आरएलसी सर्किट। तो आज हम देखेंगे सिंगल सिंगल एक इंडिविजुअल इंडिविजुअल ये कैसे बिहेव करेंगे। करंट फ्लो होगी मान लो आईटी, तो अपने पास इक्वेशन क्या होती है, बी इक्वल टू आई आर। रेजिस्टेंस के लिए इक्वेशन होती है बी इक्वल टू आई आर। मान लेते हैं जो बीटी है, बीटी इक्वल टू है बीएम कॉस ओमेगा टी या फिर साइन ओमेगा टी, आप कुछ भी मान सकते हो। क्योंकि मैंने आपको बताया था सोर्स के दो बेस हो सकते हैं, या तो साइन बेस हो सकता है या फिर कॉस बेस हो सकता है। तो आप किसी भी फॉर्म में लिख सकते हो, चाहे आप साइन के बेस में लिख लो चाहे कॉस के बेस में, बट जिस बेस में लिखोगे आप वही बेस लेके चलोगे आगे के एनालिसिस के लिए।
अगर मैंने यहाँ पे बी एम कॉस ओमेगा टी लिखा है तो इसका मैं फेज आर क्या लिखूंगा, इसका फेज आर में लिखूंगा बी एम एंगल 0 डिग्री। ठीक है, अपने पास इक्वेशन होती है बी टी इक्वल टू आई टी इंटू आर। यहाँ से आई टी की वैल्यू क्या निकल के आई है, अगर मैं आई टी की वैल्यू निकालूंगा तो आई टी इक्वल टू बी टी डिवाइड बाई आर। बी टी कितना है, बी टी है बी एम कॉस ओमेगा टी डिवाइड बाई आर। इसको हम लिख देते हैं आई एम कॉस ओमेगा टी, दिस इज आई टी। यार आई एम, ये आपको फॉर्मूले याद रखने हैं कि पीक वैल्यू हम कैसे निकालें। पीक वैल्यू आई एम इक्वल टू होता है बी एम अपॉन आर। अगर रेजिस्टेंस लगा है तो पीक करंट आप कैसे निकालोगे, पीक वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस आर। अगर आपको आरएमएस निकालना है तो आरएमएस इक्वल टू आरएमएस अपॉन सॉरी डिवाइड बाई आर। ठीक है, तो अब आप जरा ऑब्जर्व करो, ये था वोल्टेज, वोल्टेज क्या था बी टी इक्वल टू बी एम कॉस ओमेगा टी, और करंट क्या आई है, करंट भी आई है आई एम कॉस ओमेगा टी। अगर मैं इसका फेजर लिखूंगा, दोनों का बेस क्या है अभी कॉस है, तो मैं इसका फेजर भी ले सकता हूँ आई एम एंगल 0 डिग्री। अगर मैं इन दोनों का फेजर ड्रॉ करूं, मैंने आपको फेजर ड्रॉ करना बताया था पहली क्लास में। अगर मैं इसका फेजर ड्रॉ करूं कि अगर मैं कॉस ओमेगा टी को मैंने बेस ले लिया तो देखो आई करंट भी आपकी इसी डायरेक्शन में है और वोल्टेज भी आपका इसी डायरेक्शन में है, दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में है। इसका मतलब इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 0। तो पहला कंक्लूजन तो यही हो गया कि रेजिस्टेंस में वोल्टेज और करंट सेम फेज में होते हैं। रेजिस्टेंस में वोल्टेज और करंट सेम फेज में होते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि इनके बीच का जो फेस है, जो एंगल है, वो कितना होगा, 0 डिग्री होगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि अगर आपको एंगल याद होंगे तो बाद में अपन निकालेंगे पावर फैक्टर, पावर फैक्टर निकालने में बहुत काम आएगा। और मेन होता है कि हमें फेजर डायग्राम बनाना आना चाहिए। अगर आपने एक बार फेजर डायग्राम बनाना सीख लिया तो आपके बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, लाइक मशीन हो गया, मेजरमेंट हो गया, बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें आपको ये फेजर डायग्राम बनाना आना चाहिए। अगर आपको आता है तो बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा वहां पे। तो आप यहाँ पे सीख लो फेजर डायग्राम कैसे बनाते हैं। हम एक एक स्टेप करके बढ़ेंगे, एक एक स्टेप में मैं आपको सिखाऊंगा कि आपको फेजर डायग्राम बनाना कैसे है। तो पहला कंक्लूजन निकल के आ गया कि वोल्टेज करंट सेम फेज में होते हैं। अब इसका इंपीडेंस क्या होगा, तो देखो बी टी इक्वल टू आई टी इंटू आर। अगर मैं इसको कंपेयर करूं, इस इक्वेशन को कंपेयर करूं, बी टी इक्वल टू आई टी इंटू जेड, इसका मतलब जो रेजिस्टेंस ही करस्पॉन्ड उसका इंपीडेंस होता है, वही रेजिस्टेंस ही होता है आर। इसका जो जेड आर होगा, जेड आर का मतलब हो गया कि इंपीडेंस करस्पॉन्डिंग टू रेजिस्टेंस, वो कुछ नहीं होगा, वो एक रेजिस्टेंस ही होगा, आर के बराबर ही होगा। इसकी यूनिट क्या होगी, ओम होगी। इसकी यूनिट क्या होगी, ओम होगी। ठीक है, वोल्टेज करंट सेम फेज में हो गए। अब मैं अगर पावर की बात करूं, हमें यहाँ पे तीनों बात करनी है, तीनों के लिए, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस के लिए तीनों बात करनी है, वोल्टेज करंट और पावर। क्या क्या होगा, अगर मैं पावर की बात करूं तो इंस्टेंटेनियस पावर कैलकुलेट होगी पहले तो, क्योंकि आपकी वोल्टेज करंट दोनों कैसी हैं, टाइम डिपेंडेंट है। तो इंस्टेंटेनियस पावर पीटी की अगर मैं बात करूं तो पीटी इक्वल टू होगा बीटी इंटू आई टी। ये चीज मैंने आपको सबसे पहले लेक्चर में बताई थी कि अगर आपको किसी भी कंपोनेंट की पावर निकालनी है तो सिंपल वोल्टेज इंटू करंट होती है। अब चाहे वो एसी हो चाहे डीसी हो, वोल्टेज इंटू करंट कर देनी है। अगर वोल्टेज की वैल्यू हमने ली थी बी एम कॉस ओमेगा टी और आई टी की वैल्यू आई है आई एम कॉस ओमेगा टी, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बी एम आई एम, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। ध्यान से देखना, यहाँ पे कंफ्यूजन मैं आपका दूर करूंगा, जो कंफ्यूजन होता है बी एम आई एम। अब देखो साइन टू थीटा या फिर सॉरी कॉस टू थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस टू थीटा इक्वल टू होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा और -1, ये होता है। तो हम इसको क्या लिख देंगे, इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2 ओमेगा टी। तो पीटी इक्वल टू आ गया बी एम आई एम माइनस बी एम आई एम कॉस 2 ओमेगा टी, ये चीज आ गई। इसमें देखो दो कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट रहा ये, फर्स्ट कंपोनेंट में इसको बोल दूं, एक कंपोनेंट रहा ये, इसको मैं सेकंड कंपोनेंट बोल दूं। और देखेंगे जब भी हम पावर की बात करते हैं ना, बेसिकली जो एवरेज और आरएमएस वैल्यू होती है वो सिर्फ वोल्टेज और करंट की होती है। अगर मैं पावर की बात करूं
तो पावर की सिर्फ एवरेज वैल्यू होती है। पावर की कभी भी हम आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट नहीं करते हैं, वहां पे सिर्फ हम एवरेज वैल्यू या फिर रियल वैल्यू, उसी को हम बोलते हैं रियल वैल्यू, कि रियल पावर कितनी डेसिपेट होगी, जो आपकी एनर्जी डेसिपेट हो रही है, दैट इज कॉल्ड रियल एनर्जी और एवरेज एनर्जी। एवरेज वैल्यू हमें निकालनी होती है। तो अगर आप देखो फर्स्ट जो टर्म है ये टाइम इंडिपेंडेंट है, ये टाइम पर डिपेंड नहीं करता, ये तो कांस्टेंट है। और अगर आप सेकंड टर्म देखो तो ये एक प्योर साइनसोइडल सिग्नल है, और मैंने आपको बताया था प्योर साइनसोइडल सिग्नल की एवरेज वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। इसको मतलब अगर मैं एवरेज पावर निकालूं, पी की वैल्यू निकालूं, पावर कैलकुलेशन अभी मैं करवाऊंगा अगले लेक्चर में, सारी एसी में पावर कैलकुलेशन हमें कैसे करनी है। जो पावर निकल के आएगी वो सिर्फ आएगी बीएम और इंटू आई एम। क्यों? क्योंकि इसकी जो एवरेज वैल्यू होगी, बेसिकली हम यहाँ पे एवरेज वैल्यू निकाल रहे हैं, तो एवरेज वैल्यू जो सेकेंड टाइम की एवरेज वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, जीरो। अगर आप इसको कैलकुलेट भी करोगे अपने फॉर्मूले में रख के तो भी वैल्यू कितनी आएगी, बीएम इंटू आई एम। अब देखो यहाँ पे गलतियां क्या होती हैं, अपना जो आंसर आया वो आया बीएम इंटू आई एम, सॉरी यहाँ पर डिवाइड बाई टू भी आएगा, टू इज मिसिंग हेयर, दिस इज डिवाइड बाई टू, दिस इज ऑल्सो डिवाइड बाई टू, तो बी एम आई एम डिवाइड बाई टू। अब देखो यहाँ पे गलतियां क्या होती हैं, गलती होती है कि अगर आपको पीक वैल्यू दी गई है, क्वेश्चन में आपको पीक भी दे सकता है वोल्टेज और करंट की, और आरएमएस भी दे सकता है वोल्टेज और करंट की। अगर आपको पीक वैल्यू दी गई है तब आप वैल्यू रखोगे बी एम आई एम बाई टू, डिवाइड बाई टू भी आएगा। बट अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं बी एम अपॉन रूट टू इंटू आई एम अपॉन रूट टू, तो ये जो पावर आएगी वो कितनी आ जाएगी, बी आर एम एस और इंटू आई आर एम एस। तो ये कंफ्यूजन आपको दूर करना है सबसे पहले, कि अगर आपको पीक वैल्यू दी गई है तब तो आप रखोगे बी एम आई एम डिवाइड बाई टू, बट अगर आपको आर एम एस वैल्यू दी गई है तब आप रखोगे बी आर एम एस इंटू आई आर एम एस। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, यहाँ पे आपको कंफ्यूजन दूर होने चाहिए। अगर मैं इनकी वोल्टेज करंट इक्वेशन की जो वेव फॉर्म है, अगर मैं वेव फॉर्म बनाऊं तो देखो कैसे बनेगी, मैं अलग अलग पेन से बनाऊंगा, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अगर मैं वोल्टेज को कुछ ऐसे बना रहा हूं, देखेंगे मैं अलग पेन से बना रहा हूं, वोल्टेज क्या था, बी एम कॉस ओमेगा टी, तो मैंने एक कॉस की वेव फॉर्म बना दी लाइक दिस, ठीक है। करंट क्या है, करंट भी तो यही है, करंट भी तो यही है, आई एम कॉस ओमेगा टी, फ्रिक्वेंसी सेम है। अगर मैं इसकी करंट की वेव फॉर्म बनाऊंगा तो कुछ ऐसे बनेगी, देखेंगे। तो मैं रेड पेन से बना रहा हूं, ये क्या है आपकी करंट की वेव फॉर्म है, ये आपकी करंट की वेव फॉर्म है। जो मैंने रेड पेन से बनाई है ये है आई टी, जो मैंने लाइट ग्रीन पेन से बनाया है ये है बी टी। अब मैं अगर पावर की बात करूं तो पावर क्या होगी, देखेंगे। पावर होती है बीटी इंटू आई टी, पावर होती है बीटी इंटू आई टी। तो अगर आप देखो ये जीरो है, ये पाई बाई टू है, ये थ्री पाई बाई टू है। अगर आप देखो तो यहाँ पे वोल्टेज भी पॉजिटिव, जीरो से लेके पाई बाई टू के बीच में देखो वोल्टेज भी पॉजिटिव है, करंट भी पॉजिटिव है, तो पावर कितनी हो जाएगी, पावर भी पॉजिटिव हो जाएगी लाइक दिस। अगर आप पाई बाई टू से लेके थ्री पाई बाई टू के बीच में देखोगे तो वोल्टेज भी निगेटिव है और करंट भी निगेटिव है, तो पावर कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव ही हो जाएगी, निगेटिव इंटू निगेटिव इक्वल टू पॉजिटिव। अगर थ्री पाई बाई टू से आगे देखोगे तो वोल्टेज भी पॉजिटिव है और करंट भी पॉजिटिव है, तो पावर भी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इक्वल टू पॉजिटिव। तो जो मैंने ब्लू पेन से बनाई है ये किसकी हो जाएगी, ये हो जाएगी पीटी, ये हो जाएगी पीटी। अब अगर मैं पीटी की एवरेज वैल्यू निकालूंगा तो एवरेज वैल्यू कितनी आएगी, बी आर एम एस इंटू आई आर एम एस। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ये चीज हुई आपकी रेजिस्टेंस के लिए। रेजिस्टेंस के लिए मैं आपको कंक्लूजन बता देता हूँ क्या क्या कंक्लूजन निकला। पहला कंक्लूजन तो ये निकला कि वोल्टेज करंट सेम फेज में होते हैं। सेकंड कंक्लूजन जो उसका इंपेडेंस होता है वो रेजिस्टेंस ही होता है। थर्ड कंक्लूजन जो पावर होती है, पावर डेसिपेट होती है बी आर एम एस इंटू आई आर एम एस, या फिर बी एम आई एम बाई टू के बराबर होती है, और ये आपकी वेवफॉर्म बन गई। अब हमें पढ़ना है इंडक्टर और कैपेसिटर के लिए, तो देख लेते हैं इंडक्टर के लिए क्या होगा। अगला देख लेते हैं इंडक्टर इन एसी सोर्स। इंडक्टर इन एसी सोर्स, तो वो तीन इक्वेशन तो आपको हमेशा ध्यान में रखनी है, बी इक्वल टू आई आर, बी इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी एंड आई इक्वल टू सी डी वी बाई डी टी।
वो इक्वेशन तो आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। अब देखो, अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक इंडक्टर ले रहा हूँ और उसको अब एसी सोर्स से कनेक्ट कर रहा हूँ मैं, एसी सोर्स से कनेक्ट कर रहा हूँ मैं। ये रहा अपना बीटी, इसमें करंट है आईटी और इंडक्टर है एल, इंडक्टर है एल। ठीक है, तो फॉर कैलकुलेशन पर्पज, फॉर कैलकुलेशन पर्पज कि अपनी कैलकुलेशन इजी हो जाए, मैं करंट को मान लेता हूं, यहाँ पे करंट इक्वल टू है आई एम साइन ओमेगा टी। आप वोल्टेज को भी मान सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, आप वोल्टेज को भी मान सकते हो, करंट को भी मान सकते हो, साइन बेस भी ले सकते हो, कॉस बेस भी ले सकते हो, बट फॉर कैलकुलेशन पर्पज मैंने करंट को ले लिया, आई टी इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। ठीक है, अपने पास इक्वेशन होती है बीटी इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, एल डी आई बाई डी टी। ठीक है, आई की वैल्यू पुट कर दो तो क्या आएगी, डी बाई डी टी, और आई टी है अपना आई एम साइन ओमेगा टी। ठीक है, जब इसका डेरिवेशन करेंगे, सॉरी डेरिवेट करेंगे तो क्या आएगा, आई एम बाहर ओमेगा और साइन ओमेगा टी का कॉस ओमेगा टी, ये हो जाएगा आई एम इंटू ओमेगा इंटू एल इंटू कॉस ओमेगा टी। ठीक है, दिस इज बी टी। ध्यान से देखते जाएंगे। अब बी टी इक्वल टू मैं क्या लिखूंगा, बी टी इक्वल टू बी एम कॉस ओमेगा टी। वेयर बी एम इक्वल टू क्या होगा, बी एम इक्वल टू आया आई एम इंटू ओमेगा एल। ओमेगा एल को हम देखेंगे रिएक्टेंस एक्सएल के बराबर, तो जो बी एम इक्वल टू आएगा वो आएगा आई एम इंटू एक्सएल। ये मैं पीक वैल्यू की बात कर रहा हूँ, ये आपको सारे फॉर्मूले याद रखने हैं कि बी एम इक्वल टू आई एम इंटू एक्सएल। वेयर एक्सएल क्या कहलाएगा, एक्सएल कहलाता है इंडक्टिव रिएक्टेंस, इसकी यूनिट भी क्या होती है, ओम होती है। दिस इज द इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है, हम अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि अपने पास जो इक्वेशन आई है बी टी इक्वल टू बी एम कॉस ओमेगा टी। अब देखेंगे अपने पास करंट क्या थी, करंट थी आई टी इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। अगर मैं इसका फेजर लिखूंगा तो लिखूंगा आई एम एंगल जीरो। अगर आपको फेजर का थोड़ा सा नॉलेज हो चुका है तो मैं इसको लिखूंगा आई एम एंगल जीरो। बट अगर वोल्टेज है बी एम कॉस ओमेगा टी तो अब मैं इसको बी एम एंगल जीरो नहीं लिख सकता, क्योंकि हम जो बेस लेके चले हैं वो हम साइन बेस लेके चले हैं, तो मुझे जो वोल्टेज है उसको भी साइन बेस में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। इस साइन बेस में क्या होगा वो, इसका मतलब कॉस को मुझे साइन में कन्वर्ट करना है। तो अगर आपको ध्यान हो तो मैं इसको कुछ ऐसे लिखता हूँ, साइन ओमेगा टी और प्लस का पाई बाई टू या फिर 90 डिग्री। देखो, अगर साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू करते हैं तो कहाँ पहुंच जाता है, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, ये कॉस ओमेगा टी के बराबर। अब दोनों का बेस सेम हो गया। अब मैं अगर इसका फेजर लिखूंगा तो लिखूंगा बी एम और एंगल पाई बाई टू या फिर प्लस का 90 डिग्री। ठीक है, तो अब मैं अगर फेजर बनाना चाहूं तो मैंने बेस किसको लिया था, पिछले लेक्चर में मैंने फेजर बनाने सिखाया था, वहां से आप फेजर बनाना सीखो। अदरवाइज फेजर अगर आपको नहीं आएगा तो एसी में आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो हमने बेस लिया था साइन ओमेगा टी को। ठीक है, या फिर हम सिंपल बोलेंगे हमने करंट को बेस लिया था। ठीक है, करंट कहाँ थी, यहाँ थी आई, तो वोल्टेज कहाँ है, 90 डिग्री ऊपर की तरफ है, 90 डिग्री, ये रहा वोल्टेज वी। और अगर मैं वोल्टेज को रेफरेंस ले लूं, अगर मैं वोल्टेज को रेफरेंस ले लूं तो करंट कहाँ जाएगी, करंट नीचे आएगी। ये इसका मतलब साफ साफ दिख रहा है दोनों फेजर को देख के हमें क्या दिख रहा है कि इंडक्टर में जो वोल्टेज होता है वो करंट को 90 डिग्री से लीड करता है। फिर से सुनेंगे, वोल्टेज करंट को 90 डिग्री से लीड करता है, या फिर हम दूसरी भाषा में बोल रहे हैं कि करंट वोल्टेज को 90 डिग्री से लैग करता है। हम कुछ भी बोल सकते हैं कि वोल्टेज करंट को 90 डिग्री से लीड करता है या फिर करंट वोल्टेज को 90 डिग्री से लैग करता है। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, कौन किसको लीड करता है कौन किसको लैग करता है, ये आपको फेजर डायग्राम बनाने आने चाहिए। ठीक है, अब अगला अपना जो टारगेट होता है वो होता है इम्पिडेंस निकालना, कि इम्पिडेंस क्या आएगा। ठीक है, हम इम्पिडेंस निकालने की कोशिश करते हैं। जो अपना बीटी आया वो कुछ ऐसा आया था, आई एम इंटू ओमेगा इंटू एल, और इसको हमने लिख दिया था, क्या लिखा था हमने, इसको लिखा था साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। अब सुनेंगे, अब ये जो सिग्नल है ना इसका मैं फेजर लिखता हूं, इसका मैं फेजर क्या लिखूंगा, इसका फेजर कुछ एंगल पाई बाई टू होगा, ये एंगल पाई बाई टू।
अब इसका अगर मैं रेक्टेंगुलर फॉर्म निकालूं, जो मैंने पिछले क्लास में इसलिए मैंने आपको बताया था कि किसी भी टाइम डोमेन फॉर्म का फेजर कैसे निकालना है, उसका रेक्टेंगुलर फॉर्म कैसे निकालना है, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, अगर मान लो एक आपको कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है p इक्वल टू एक्स प्लस जे वाई, पी इक्वल टू एक्स प्लस जे वाई, इसका जो पोलर फॉर्म है वो मान लेते हैं आर एंगल थीटा है, आर एंगल थीटा है। अब मैं अगर आपको लिखूं कि x इक्वल टू 0 और j इक्वल टू 1, सिर्फ ये कर दूं, x इक्वल टू 0 एंड j एंड y इक्वल टू 1, नॉट j इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1, तो अपना जो कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा वो सिर्फ j होगा। तो मुझे ये बताओ इसका पोलर क्या होगा। इसका पोलर होगा 1 एंगल, ये 1 हो जाए 1 एंगल पाई बाई 2, क्योंकि थीटा इक्वल टू क्या होता है tan इनवर्स y अपॉन x, tan इनवर्स y अपॉन x। अगर 1 अपॉन 0 करोगे तो कितना हो जाएगा tan इनवर्स इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट की वैल्यू कितनी होती है पाई बाई 2। इसका मतलब अगर आपको कभी फेज दिया है पाई बाई 2 का, तो क्या आप उसका फेजर में कुछ ऐसा आएगा 1 एंगल पाई बाई 2। और अगर मैं इसका रेक्टेंगुलर फॉर्म लिखना चाहूं तो सिंपल जे से मल्टीप्लाई कर दो। इसका मतलब अगर मुझे किसी सिग्नल को लीड करवाना है पाई बाई 2 से, अगर आपको कोई सिग्नल दिया है मान लो साइन ओमेगा टी, और मैं चाहता हूं कि उसको पाई बाई 2 डिग्री से लीड करवाना है, तो मैं क्या करूंगा, सिंपल जे से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अगर मैं जे से मल्टीप्लाई कर दूंगा उसका मतलब भी यही हो जाएगा कि वो पाई बाई 2 डिग्री से लीड कर गया। इसका मतलब जो बीटी है उसको मैं कुछ ऐसे लिख देता हूँ, बीटी इक्वल टू आई एम इंटू ओमेगा एल है ही, इसको मैं लिख सकता हूँ जे साइन ओमेगा टी। मैं ये चीज लिख सकता हूँ, जो साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 है उसको मैं लिख सकता हूँ जे साइन ओमेगा टी। आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। मैं थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ, मैं अलग से लिख देता हूँ इसको। जैसे आपको लिखा है साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, अगर आपने एसी का पहला लेक्चर देखा होगा तो इसका पोलर मैं लिखूंगा, इसका पोलर लिख सकता हूँ 1 एंगल पाई बाई 2, और इसका मैं रेक्टेंगुलर फॉर्म क्या लिखूंगा, रेक्टेंगुलर फॉर्म लिखूंगा, सिर्फ जी आएगा रेक्टेंगुलर फॉर्म में। इसका मतलब जो ये तीनों रिप्रेजेंटेशन मैंने लिखे ना 1 2 और 3, ये तीनों एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप किसी भी फॉर्म में ले सकते हो। अब मुझे बेसिकली मैंने ऐसा क्यों किया, मैं आपको बता देता हूँ मैंने ऐसा क्यों किया। अब जब आप आगे बढ़ोगे तो आपके पास आया बीटी इक्वल टू जे ओमेगा एल, आप बाहर ले लो, इंटू आई एम साइन ओमेगा टी, यही मिला। ये आई एम साइन ओमेगा टी क्या है, ये है करंट आई टी। मुझे बनाना था करंट आई टी बनाना था, क्योंकि मुझे इक्वेशन लिखनी थी इम्पीडेंस के फॉर्म में, बी टी इक्वल टू आई टी इंटू जेड। मुझे इस फॉर्म में इक्वेशन लिखनी थी, इसलिए मैंने कुछ इस फॉर्म में बनाने की कोशिश की। ये आ गया आई एम साइन ओमेगा टी। अब मैं इसको लिख सकता हूँ बी टी इक्वल टू जे ओमेगा एल इंटू आई टी। अब मैं अगर इसको कंपेयर करूं, बी टी इक्वल टू जेड एल, जेड एल मतलब इंडक्टर की करस्पॉन्ड उसका इंपेडेंस क्या है जेड एल, और इंटू आई टी, ये आपकी इक्वेशन हो जाएगी ओम्स लॉ। तो यहाँ से इंपेडेंस कितना आएगा, जो इंपेडेंस आएगा वो आएगा जे ओमेगा एल। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, जो इंपेडेंस है जेड एल इक्वल टू जे ओमेगा एल, जे ओमेगा एल इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट भी होगी ओम। इसका मतलब अगर मैं इंडक्टर को रिप्लेस करूंगा, उसका फेजर मैं उसके फेजर में उसको रिप्लेस करूंगा, तो मैं क्या लिखूंगा, जे ओमेगा एल लिखूंगा। उसका इंपेडेंस कितना होगा, जे ओमेगा एल लिखूंगा। जो भी हम केसीएल केवीएल लगा रहे, जो भी हम नोडल एनालिसिस कर रहे थे, मैथ एनालिसिस कर रहे थे, वहां पे डीसी में सिर्फ रेजिस्टेंस था, बट अब रेजिस्टेंस की जगह आपके इंपेडेंस होंगे। रेजिस्टेंस का इंपेडेंस कितना आया, आर के बराबर ही आया। इंडक्टर कितना आ गया, जे ओमेगा एल के बराबर आ गया। ठीक है, अब थर्ड अपना जो टारगेट होता है वो होता है पावर निकालना। अब पावर मैन है इंडक्टर और कैपेसिटर के लिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन आ चुके हैं। अगर मैं पीटी निकालूंगा तो क्या आएगा, बीटी इंटू आई टी, बीटी इंटू आई टी। ठीक है, बीटी क्या आया था, बीटी आया था बी एम कॉस ओमेगा टी, और आई टी आया था, आई टी हमने जो लिया था वो लिया था आई एम साइन ओमेगा टी। तो बी एम आई एम और डिवाइड बाई 2 कर दो और मल्टीप्लाई बाई 2 कर दो, तो ये बन जाएगा साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी। तो ये बन जाएगा बी एम आई एम बाई 2 इंटू साइन 2 ओमेगा टी। ये आ गई पावर। अब आप देखो इसमें सिर्फ एक ही टर्म है जो कि एक प्योर साइनसोइडल सिग्नल है, और किसी प्योर साइनसोइडल सिग्नल की जो एवरेज वैल्यू होती है वो तो जीरो होती है। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे पी एवरेज निकालूंगा, पावर निकालूंगा, वो तो जीरो हो गई। इसका मतलब क्या हो गया,
पावर जीरो हो गई, इसका मतलब ये हो गया कि इंडक्टर में जो पावर डिसिपेशन हो रही है वो तो जीरो है। इंडक्टर इंडक्टर में कोई भी पावर डिसिपेशन नहीं हो रही है। ऐसे क्वेश्चन आपके आ चुके हैं, इसरो में भी पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। इसी साल 2020 में भी इसरो में यही क्वेश्चन पूछा गया था कि आपको बहुत बड़ा सर्किट दिया था एक, उसमें इंडक्टर कैपेसिटर बहुत सारे कैपेसिटर लगे थे, बहुत सारे इंडक्टर लगे थे, ठीक। उसने एक एसी सोर्स दिया था, उसने बोला था किसी एक पर्टिकुलर इंडक्टर में पावर निकालो। तो बहुत सारे स्टूडेंट ने तो उस क्वेश्चन को छोड़ ही दिया था देखते ही साथ कि ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है, ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, उसको सॉल्व ही नहीं करना था। इंडक्टर में हमें पता है कि इंडक्टर में जो पावर डिसिपेशन होती है वो तो जीरो होती है। ऑप्शन में जीरो था, जैसे देखो ऑप्शन जीरो टिक कर दो, क्योंकि इंडक्टर और अभी मैं बताऊंगा कैपेसिटर में भी पावर डिसिपेशन कितनी होती है, जीरो होती है। ये जीरो का मतलब क्या है, उसके लिए हमें थोड़ा वेवफॉर्म देखनी पड़ेगी। तो वेवफॉर्म देखते हैं, इसकी वेवफॉर्म क्या आएगी, वोल्टेज करंट और पावर की वेवफॉर्म में यहाँ पे बनाता हूँ। ये देखेंगे मैंने वेवफॉर्म बनाई है। जो ब्लैक पेन से है वो है करंट आई टी इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। आप एक एक वेवफॉर्म देखना, मैंने तीन तीन कलर से बनाई है, एक ब्लैक कलर से, एक रेड कलर से, एक ब्लू कलर से। जो ब्लैक कलर से बनाई है वो है आई टी इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी, एक साइनसोइडल वेवफॉर्म है। जो वोल्टेज है वो क्या है, बी टी इक्वल टू आई है बी एम कॉस ओमेगा टी। इसका मतलब ये हो जाएगा जो वोल्टेज है वो लीड कर रहा है, लीड करने का मतलब है जो उसका पीक है वो पाई बाई 2 डिग्री पहले मिल जाएगा। बेसिकली कॉस की वेवफॉर्म बना दे दी हमें। तो कॉस की वेवफॉर्म कैसे बनती है, जहां पे साइन का पीक होता है वहां पे कॉस का जीरो होता है, और जहां पे साइन का जीरो होता है वहां पे कॉस का पीक होता है। तो जो मैंने रेड पेन से बनाई है ये है बी एम कॉस ओमेगा टी को रिप्रेजेंट कर रही है, जो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जो आई टी है, आई टी इक्वल टू है आई एम साइन ओमेगा टी जो हम लेके चले थे। जो बी टी इक्वल टू आया, बी टी इक्वल टू है बी एम कॉस ओमेगा टी जो हमने निकाल लिया। और जो पावर है, पावर अपनी कितनी आई, पावर आई बी एम आई एम बाई टू इंटू साइन टू ओमेगा टी, इंटू साइन टू ओमेगा टी। तो यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले अगर आप पावर की वेवफॉर्म देखो, अब तो जीरो से लेके पाई बाई टू के बीच में करंट भी पॉजिटिव है और वोल्टेज भी पॉजिटिव है, इसका मतलब पावर कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। बट पाई बाई टू से लेके पाई के बीच में अगर आप देखो तो करंट तो पॉजिटिव है, बट देखो करंट यहाँ पे पॉजिटिव है, ये चीज करंट तो पॉजिटिव है, बट आपकी जो वोल्टेज है वो कैसी, निगेटिव है। और पॉजिटिव इंटू निगेटिव क्या होता है, निगेटिव आ जाएगी। इसका मतलब पाई बाई टू से लेके पाई के बीच में क्या हो जाएगी, वो निगेटिव हो जाएगी। तो अगर आप ऑब्जर्व करो कि पावर वेवफॉर्म की पॉजिटिव साइकिल का मतलब है, पॉजिटिव साइकिल में पावर पॉजिटिव है, इसका मतलब ये हो जाएगा कि वो सोर्स से एनर्जी ले रहा है। और निगेटिव हाफ साइकिल में पावर निगेटिव है, इसका मतलब वो सोर्स को एनर्जी दे रहा है। इसका मतलब एनर्जी लेना, एनर्जी देना, जो उसमें टोटल पावर डिसिपेशन होगी वो कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ये मैं आइडियल केस की बात कर रहा हूँ। आइडियल केस में जो पावर डिसिपेशन होगी वो कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। हमेशा इंडक्टर में पावर डिसिपेशन कितनी होगी, जीरो। अगला क्वेश्चन क्या बनता है कि अगर वोल्टेज और करंट की फ्रीक्वेंसी ओमेगा है तो पावर की फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी। पावर की फ्रीक्वेंसी हमें साफ साफ दिख रही है, पावर की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2 ओमेगा। और यहां से भी वेवफॉर्म से भी दिख रही है कि जो इसका टाइम पीरियड है वो हाफ हो गया है। जो करंट और वोल्टेज का टाइम पीरियड है वो है 2 पाई, बट जो पावर का टाइम पीरियड है वो है पाई। अगर टाइम पीरियड हाफ हो गया तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, डबल हो जाएगी। सिमिलरली आपके रेजिस्टेंस में भी था, वहां पर मैंने डिस्कस नहीं किया। रेजिस्टेंस में भी देखो तो पावर की जो फ्रिक्वेंसी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, डबल होगी। हमेशा पावर की फ्रिक्वेंसी कितनी हो जाती है, डबल हो जाती है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो इंडक्टर में हमने क्या क्या सीख लिया, इंडक्टर में हमने कुछ कुछ चीजें सीखी, क्या क्या थी। सबसे पहले तो वोल्टेज करंट को 90 डिग्री से लीड करता है। सेकंड, जो उसका इंपेडेंस होता है वो जे ओमेगा एल होता है। रिएक्टेंस होता है ओमेगा इंटू एल होता है। उसका मैग्नीट्यूड, इम्पीडेंस का मैग्नीट्यूड ही बेसिकली क्या होता है, रिएक्टेंस होता है। जब हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, क्योंकि जब आप जेडएल बेसिकली देखो तो जेडएल को आप क्या लिखोगे, अगर आप इसका फेजर फॉर्म लिखोगे तो आप कुछ ऐसा लिखोगे, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, ओमेगा एल, और एंगल कितना होगा, 90 डिग्री, यही तो होगा। तो अगर आप इसको लिखोगे तो एक्सएल एंगल 90 डिग्री लिखोगे। तो बेसिकली जो इम्पीडेंस का मैग्नीट्यूड होता है वही होता है आपका रिएक्टेंस एक्सएल। ये आपको वेवफॉर्म की भी आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब बचा है अपने पास कैपेसिटर। तो कैपेसिटर कैसे बिहेव करेगा वो भी देख लेते हैं कि कैपेसिटर कैसे बिहेव करेगा एसी सोर्स में। कैपेसिटर विथ एसी सोर्स।
देखेंगे एक कैपेसिटर है, उसको हमने एसी सोर्स के साथ कनेक्ट किया, ये बीटी है, ये सी है, करंट मान लेते हैं इसमें आईटी है। अब फॉर कैलकुलेशन पर्पज में फिर वही करता हूँ, बीटी इक्वल टू लेता हूँ बी एम साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो जो करंट की इक्वेशन होती है वो क्या होती है, आई टी इक्वल टू सी डी वी बाई डी टी, ये होती है कैपेसिटर के लिए। तो सी इसका इसकी वैल्यू पुट कर दो वोल्टेज की, तो क्या आ जाएगा, बी एम साइन ओमेगा टी। इसको जब आप डेरिवेट करोगे तो आएगा सी इंटू बी एम इंटू ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा टी, ठीक है। दिस इज आई टी। तो इसको लिख देता हूँ आई टी इक्वल टू आई एम कॉस ओमेगा टी, वेयर आई एम इक्वल टू क्या होगा, ओमेगा इंटू सी इंटू बी एम, या फिर आप अगर आप इसको ऐसे लिखो बी एम अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी, तो वी एम अपॉन ये बन जाएगा एक्सी रिएक्टेंस, जिसकी यूनिट होती है ओम। तो एक्सी क्या हो जाएगा, दिस इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस, दिस इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो आपको ध्यान रखना है रिएक्टेंस कहाँ पे यूज आ रहा है, जब हम पीक वैल्यू निकाली, जब हमें मैग्नीट्यूड निकालना है बेसिकली, जब हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो हमें रिएक्टेंस का यूज करना है एक्सी का, और एक्सी की वैल्यू कितनी होगी, एक्सी की वैल्यू होती है 1 अपॉन ओमेगा इंटू सी, ठीक है। अब आप फिर से ऑब्जर्व करो, जो आई टी की वैल्यू आई है, मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ बी एम अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी, ये तो ठीक है, और यहाँ पे लिखा है कॉस ओमेगा टी। जो मैंने वोल्टेज लिया था वो लिया था बी एम साइन ओमेगा टी, इसको अगर मैं इसका फेजर लिखूंगा तो लिखूंगा बी एम एंगल जीरो। बट अब मैं करंट को आई एम एंगल जीरो नहीं लिख सकता हूँ, क्यों, क्योंकि दोनों का बेस सेम नहीं है। दोनों का सबसे पहले मुझे बेस सेम बनाना पड़ेगा, इसका मतलब मुझे इसको भी साइन के बेस में लिखना पड़ेगा, 1 अपॉन ओमेगा सी इंटू, इसको लिखूंगा साइन ओमेगा टी प्लस का 90 डिग्री, प्लस का 90 डिग्री, अगेन प्लस का 90 डिग्री का मतलब होता है जे से मल्टीप्लाई करना, तो बी एम अपॉन 1 अपॉन जे ओमेगा सी इंटू साइन ओमेगा टी, इंटू साइन ओमेगा टी। अब देखो, अब मैं अगर इसका फेजर लिखूंगा तो इसका फेजर में कुछ ऐसा लिखूंगा, आई एम और एंगल 90 डिग्री, ये लिखूंगा आई एम एंगल 90 डिग्री, या फिर इसका जो इक्वेशन, ये बी एम साइन ओमेगा टी क्या है, ये तो बी टी है, बी टी अपॉन जेड टी, अपने पास वही इक्वेशन आ गई बी इक्वल टू आई आर वाली। तो यहाँ से दो चीजें मिलकर आई, हमने यहाँ पे दो चीजें एक साथ कैलकुलेट की। एक तो हमने कैलकुलेट किया, अगर मैं इसका फेजर बनाऊंगा तो कैसे बनेगा, देखेंगे। अगर मैं वोल्टेज को रेफरेंस लेता हूं तो करंट क्या है, 90 डिग्री ऊपर की तरफ है, ये करंट है। इसका मतलब ये हो जाएगा, जो 90 डिग्री फेस दिख रहा है, जो आपको ये चीज दिख रही है, ये चीज शो कर रही है कि कैपेसिटर में करंट वोल्टेज को 90 डिग्री से लीड करता है। या फिर दूसरी भाषा में बोलें, अगर मैं करंट को रेफरेंस लेता हूं तो वोल्टेज नीचे की तरफ होगा और ये एंगल 90 डिग्री होगा। तो दूसरी भाषा में हम ये भी बोल सकते हैं कि वोल्टेज करंट को 90 डिग्री से लैग करेगा, या फिर बोले करंट वोल्टेज को 90 डिग्री से लीड करेगा। आप कुछ भी बोल सकते हो, बस आपको ध्यान का रखना है कि कैपेसिटर में करंट वोल्टेज को लीड करता है, इंडक्टर में वोल्टेज करंट को लीड करता है, और रजिस्टर में दोनों के दोनों सेम फेस में होते हैं। अब मैं अगर इसका इंपिडेंस बोलूं, इंपिडेंस कितना होगा, जेड सी की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन जे ओमेगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, 1 अपॉन जे ओमेगा सी, ये चीज आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि जो कैपेसिटर के करस्पॉन्ड उसका इंपिडेंस है वो कितना है, 1 अपॉन जे ओमेगा सी है। ये भी एक आपकी कॉम्प्लेक्स या फिर आपकी इमेजिनरी नंबर है, 1 अपॉन जे ओमेगा सी, इसकी यूनिट भी क्या होगी, ओम होगी। दिस इज द इम्पिडेंस करस्पॉन्डिंग टू द कैपेसिटेंस। तो मैं एक कंक्लूजन लिख देता हूँ, जो रेजिस्टेंस के लिए इम्पिडेंस आया था वो आर ही आया था, इंडक्टर के लिए कितना आया था, जे ओमेगा एल आया था, कैपेसिटर के लिए कितना आया, 1 अपॉन जे ओमेगा सी आया। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आप एसी सर्किट सॉल्व करोगे तो सबसे पहले आपको उनके इंपिडेंस पता होने चाहिए। अगर आप नोडल एनालिसिस या फिर मेश एनालिसिस लगा रहे हो तो सबसे पहले कैपेसिटर और इंडक्टर को आप उसके इंपिडेंस से रिप्लेस करोगे। अगर मान लो वहां पे क्वेश्चन आ गया कि आपको टोटल इंपिडेंस निकालना है, बहुत सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो इंपिडेंस निकालना होता है, सबसे पहले आपको इंपिडेंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आपको इन तीनों का इंपिडेंस पता होना चाहिए। रेजिस्टेंस का आर होता है, इंडक्टर का जे ओमेगा एल होता है, कैपेसिटर का 1 अपॉन जे ओमेगा सी होता है। अब मैं बात करूंगा पावर की, तो पावर की बात तो वही हो जाएगी, बी टी इंटू आई टी। अगर मैं लिखूंगा तो बी टी हमने ले लिया था बी एम साइन ओमेगा टी, और ये था आई एम कॉस ओमेगा टी। अगर मैं इसको
लिखूंगा तो ये आएगा BM/IM/2, जैसे हमने इंडक्टर में लिखा था, इंटू साइन 2ω t। तो जो पावर आएगी, एवरेज पावर या फिर P आएगी, वो कितनी हो जाएगी, इसके लिए 0 हो जाएगी। तो अब ये असाइनमेंट है आपके लिए, आपको अगेन वोल्टेज, करंट और पावर की वेवफॉर्म बनानी है, जैसे मैंने इंडक्टर के लिए बनाई है। आप वहां पे देखोगे कि हमेशा जो पावर है पॉजिटिव हाफ साइकिल में एनर्जी लेगा और नेगेटिव हाफ साइकिल में एनर्जी दे देगा। उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी हो गई है, साफ साफ दिख रही है, इस फॉर्मूले से भी दिख रही है कि फ्रिक्वेंसी कितनी होगी, डबल हो गई, 2ω। तो अगर वोल्टेज करंट की फ्रिक्वेंसी ओमेगा है तो पावर की फ्रिक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 2ω हो जाएगी। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो हमने तीनों चीजें पढ़ ली हैं एसी के लिए। रेजिस्टेंस कैसे बिहेव करेगा, इंडक्टर कैसे बिहेव करेगा, उसका वोल्टेज करंट इक्वेशन क्या होगी, कौन किसको लीड करेगा, कौन किसको लीड करेगा। जब हम डीसी पढ़ रहे थे, डीसी में सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस आ रहे थे अपने, जो अपनी पिक्चर में देख रहे थे वो सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस देख रहे थे। क्यों? क्योंकि इंडक्टर और कैपेसिटर कैसे हो रहे थे, जब इंडक्टर था तो डीसी के लिए क्या हो जाएगा, वो शॉर्ट हो जाएगा। कैपेसिटर क्या हो जाएगा, उसके लिए ओपन हो जाएगा। इसलिए इंडक्टर और कैपेसिटर अपनी डीसी में कहीं भी नहीं आ रहे थे, किसी भी पिक्चर में इंडक्टर और कैपेसिटर नहीं दिख रहे थे। तो आई होप आपको ये चीजें क्लियर हुई होंगी। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं बट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखें, एंड इफ यू रियली लाइक माय वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।